स्पेशल और इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले से जुड़ी गुड न्यूज की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने का ख्वाब देश के हर छात्र का होता है, लेकिन हाई कट ऑफ की वजह से कई छात्रों का सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन अब यूजीसी छात्रों की ये परेशानी दूर कर सकता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में दाखिले के लिए जो कट ऑफ रखा जाता था या फिर जिसका इंतजार करना होता था, वो अब सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए खत्म हो सकता है। दिल्ली के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का सपना अब 12वीं के नंबरों का मोहताज नहीं होगा। अलग अलग बोर्ड, अलग अलग तरह की परीक्षाएं, नंबर पाने के भी पैमाने अलग अलग। फिर सबको एक ही तराजू पर कैसे तोला जा सकता है? इसी को आधार बनाते हुए देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला किया गया। अब चाहे किसी भी बोर्ड के छात्र हों, सबको एक कॉमन परीक्षा देनी होगी और जो पास होंगे उन्हें उनके नंबरों के हिसाब से दाखिला मिल जाएगा। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कट ऑफ लिस्ट की टेंशन से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि अब कॉलेजों के तय किए गए कट ऑफ पर नहीं होंगे, बल्कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दाखिला लिया जाएगा। अभी तक डीयू के सभी कॉलेज 12वीं क्लास में अंकों के आधार पर कट ऑफ घोषित करते थे, लेकिन अब ये नियम इसी सत्र से बदल जाएगा। एडमिशन का नया सिस्टम यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा। यूजीसी का ये नया नियम सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू होगा। मतलब ये कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, जेएनयू, जामिया समेत किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने के लिए छात्रों को CUIT यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। CUIT परीक्षा को एक कॉमन एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। CUIT परीक्षा को 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी समेत सभी भाषाओं में परीक्षा होंगी। CUIT 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म NTA की वेबसाइट nta.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है। दाखिले के सिस्टम में बदलाव की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि एडमिशन के लिए जरूरी कट ऑफ 100% तक चली जाती है। पिछले साल कम से कम 8 कॉलेजों में कई कोर्सेज में 100% का कट ऑफ था, जिससे कई छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाया। लेकिन अब नए नियम के तहत हर छात्र को दाखिले का बराबर मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना फायदा छात्रों को होगा इससे। हमारे साथ दो खास मेहमान दिनेश वार्ष्णेय साहब प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही साथ संगीत रागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आप दोनों का स्वागत है। मैं आऊँगी आपके पास, इस पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे भी ताकि सरल भाषा में आप छात्रों को समझा सकें। लेकिन छात्रों ने अभी तक जो समझा है वो इस फैसले से कितने खुश नजर आ रहा है। श्रुतिका मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुतिका, आपने तमाम छात्रों से बात की, इस फैसले के बाद उनके चेहरे कितने खिले हुए हैं, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ उनके लिए है? देखिए नवजोत, गुड न्यूज़ तो अभी तक उनके लिए है। जितने भी छात्रों से मेरी बात हुई वो सभी इसको सकारात्मकता से ले रहे हैं और अप्रोच उनकी बहुत पॉजिटिव है। उनका ये कहना है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म उनको CU सेट की तरफ से मिलेगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ में अभी भी बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, तो मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाऊंगी कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ में डूसू के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, अक्षय दहिया। उनसे भी जान लेते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का इस पर क्या टेक है और आप इसको किस तरीके से लेते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक लंबी लड़ाई, जो हमारे मार्क्स की वजह से जो डिवाइड आ रहा था, एक मन में स्टूडेंट्स के भाव आ रहा था कि एक गांव में पढ़ने वाला विद्यार्थी, ऐसे स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसमें शायद हाई नंबर्स नहीं आते हैं, उसको आप डीयू में एडमिशन लेने के फाइट में ही नहीं आप रखते थे। जब आपने कट ऑफ ही 9900 रख दिया, जिस स्टेट का टॉपर ही 95 से, यानी उस स्टेट के सभी स्टूडेंट्स को आपने डीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी अब सभी स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलेगी। अब गाँव में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी, किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी
अब डीयू में पढ़ने के लिए अपने आप को एलिजिबल मानेगा और अपनी उसके लिए अपनी तैयारी सशक्त करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने सीयू सेट लागू करवाने के लिए निरंतर प्रदर्शन किए थे। एक लंबे समय के बाद आज सीयू सेट जब लागू हो रहा है तो उसको लेकर कैसे स्टूडेंट्स के बीच में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसको लेकर भी हम सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी हमारे आने वाले समय में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। जी, तो देखिए एक और गुड न्यूज यहाँ पर नवजोत है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त उनके मन में कई तरीके के सवाल हैं और वो किस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी डूसू के प्रेसिडेंट जो यहाँ पर है उन्होंने बताया कि किस तरीके से डूसू यहाँ पर एक नई पहल कर रहा है। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने हमारे क्रैश कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड्स में क्रैश कोर्स चलाने को लेकर एक पूरी कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट एकेडमिकली बहुत ही साउंड स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को उस कमेटी का पार्ट बनाया है और फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूनिवर्सिटी में जो भी एप्लीकेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए हम सीयू सेट का फ्री क्रैश कोर्स सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए चलाने वाले हैं। जी, लेकिन श्रुतिका, मैं लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल आप छात्रों से बात कीजिएगा, लेकिन दो खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब हमारे साथ हैं और संगीत रागी साहब है। दिनेश वार्ष्णेय साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि ये फैसला लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले अब एक्स्ट्रा क्रैश कोर्सेज और इन सब को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब अभी तक तो बच्चों की टेंशन थी कि हम 12th में किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आएं, लेकिन अब इसके बाद इस एंट्रेंस टेस्ट की भी टेंशन हो जाएगी। तो क्या हम ये बच्चों के लिए अच्छा फैसला माने या हम ये कहें कि पढ़ाई और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बच्चों के लिए? देखिए, ये जो फैसला है ना, इस फैसले में कुछ खामियां हैं और वो खामियां काफी सीरियस हैं। पहली बात तो ये कि पूरे आप इस नजरिए से देखिए कि जब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले 11 थी, फिर 15 थी, जब उनको 45 किया गया, वो किया इसलिए गया था कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जो क्षेत्रीय कमियां हैं, उनको दूर किया जाए, जो क्षेत्रों का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन का, उसको बराबर किया जाए। अब जब आप ये टेस्ट लगा देंगे तो जो पूरे देश के बच्चे भिन्न भिन्न आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड से आएंगे, उनको एक यार्ड स्टिक पे लगा देना और उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट का यार्ड पे ले जाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की होड़ में भिड़वा देना, बच्चों पे आर्थिक दबाव बनाना, ये गलत है। दूसरा ये है कि इसमें विश्वविद्यालयों के हर एक विश्वविद्यालय के अपने अपने कोर्सेज हैं, अपने अपने सिलेबसेज हैं। कईयों का सिलेबस बिल्कुल अलग है, उसको एक ही यार्ड स्टिक पे ले आना एकेडमिकली, ये ठीक नहीं। अकादमिक ढंग से, शैक्षणिक ढंग से इसको एक दूसरे पे लगा देना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे नुकसान होगा। और इससे ये क्या होता है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पे डे बाय डे हमला हो रहा है। और लेकिन प्रोफेसर वार्ष्णेय, देखिए जिस तरीके से कट ऑफ बहुत हाई जा रहा था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो डीयू में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे कारण विभिन्न हो सकते हैं जिस वजह से शायद उनके मार्क्स कम आ गए हों, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अब इस एंट्रेंस टेस्ट से कहीं ना कहीं फायदा भी उनको होगा? संगीत जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, जरा एक सवाल इनसे ले लूँ मैं। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसका सीधा साधा फायदा ये है कि डिमांड ज्यादा है यूनिवर्सिटी एडमिशंस की, सरकारी विश्वविद्यालयों की, और सीटें कम है। सरकार को ये विश्वविद्यालय और ज्यादा खोलने चाहिए, सरकार को ये कॉलेजेस और ज्यादा खोलने चाहिए। सरकार जो नई शिक्षा नीति में शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जा रही है, शिक्षा को महंगाई की ओर ले जा रही है, शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज को कम कर देगी। इससे वो पहले ही गरीब तबका शिक्षा से वंचित है और वंचित हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कहना है कि कॉलेजेस ज्यादा होने चाहिए, यूनिवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए। संगीत रागी साहब, इस चीज को बिल्कुल और क्लियर कीजिए, अगर आप हमारे थ्रू बच्चों को भी इस बात को समझा पाएं। देखिए 11th 12th में कोर्सेज दूसरे हो सकते हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद कोई छात्र अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहे, वो कैसे पॉसिबल होगा? और ऐसे में क्या हम ये माने कि 10th और 12th की जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं? मतलब तैयारियां 9th से ही बच्चों को CUCET की करनी शुरू कर देनी चाहिए? मुझे लगता है कि हम शिक्षा को जब ऐसी बातें कहते हैं तो हम शिक्षा के मायने बदल रहे हैं। देखिए, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि जो रीजनल सभी को एक यार्ड स्टिक पर नहीं लाना चाहिए। आप सोचिए 12th क्लास करने के बाद सारे बच्चे जो हैं, जितने बोर्ड्स के बच्चे हैं, चाहे वो जिस बोर्ड्स के भी हों,
जब वो आईआईटी के एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेडिकल का एग्ज़ाम देने जाते हैं, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, सारे एक ही पैमाने पर होता है। अभी हो क्या रहा है कि कई ऐसे बोर्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों लेते हैं। कई ऐसे बोर्ड हैं जहां पर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ही होता है, और जहां सब्जेक्टिव होता है वहां पर मार्क्स यदि आप 70% लाते हैं तो बहुत बड़ा माना जाता है। यदि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल ले लें, यदि आप उत्तर प्रदेश बोर्ड का एग्जाम्पल ले लें, तो आपको दिखेगा कि वहां पर 70-75% लाना 12th में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। डिस्टिंक्शन आना तो बहुत मुश्किल काम है जी। लेकिन दूसरी तरफ है, यदि आप सीबीएसई बोर्ड देख लें, वहां आपको 98%, एक छोटा सा भी विद्यार्थी जो होता है वो 98%, 97% उनके एग्जामिनेशन के पैटर्न ऐसे हैं। दूसरी बात, इससे होता क्या है कि 12th में मगअप एंड वोमिट आउट करने का जो प्रक्रिया है, हम एजुकेशन को लर्निंग एक्सरसाइज के तौर पर नहीं लेते हैं। हमको किसी तरीके से रट करके, ये करके, वो करके हमको एग्जाम में लाना है ताकि हम जाकर के कहीं पर एडमिशन लें। अब उसमें होता क्या है कि कई बोर्ड में, जिसके वाकई अभी डूसू के अध्यक्ष कह रहे थे, वो बहुत सही बात कह रहे थे, वैसे में ये एक सामान्य जो है वो कई छात्रों के साथ ये गलत हो जाता है, उसके साथ ये अन्याय हो जाता है। ये और बात है कि ये जो व्यवस्था है वो उन छात्रों को जो सीबीएस बोर्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, और गांव में आपको अधिकांश छात्र ऐसे हैं जो सीबीएस बोर्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्ति हैं, वो मूलतः स्टेट एजुकेशन बोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। हाँ। तो यह जो व्यवस्था है, सीयू सेट की व्यवस्था जो है, वो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। कल तक वो नहीं। संगीत जी, इस बात को भी समझाइए कि इस टेस्ट के बाद जब बच्चे एक पर्टिकुलर विषय को चुनेंगे या फिर जिस विषय की पढ़ाई वो लोग करके आए हैं, उससे इतर अगर कोई विषय वो लेना चाहें, जैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को स्कूल्स में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन वो कॉलेज में जाते हैं तो वो विषय उनके पास ऑप्शन होता है कि वो ले पाएंगे, तो इसमें किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा? देखिए, बहुत हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत साफ किया है। जैसे कोई बच्चा यदि फिजिक्स के है, केमिस्ट्री से है, और वो यदि फिजिक्स में आना चाहता है तो स्वाभाविक है वो फिजिक्स से आएगा। आर्ट्स का विद्यार्थी जो है वो फिजिक्स में नहीं जाएगा। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्ट्रीम से जो है वो आकर के ज्वाइन करना चाहता है और वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, स्ट्रीम चेंज कर रहा है, तो जो उसका जो आकलन होगा वो पॉलिटिकल साइंस में ही होगा। एक सामान्य अध्ययन जो है वो जाता है। आप जरा लॉ में आप चले जाइए, ग्रेजुएट 12th करने के बाद जब लॉ में एडमिशन के लिए आप जाते हैं, टेस्ट लेने जाते हैं, तो अधिकांश ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके आईक्यू के, आपके रीजनिंग बेस्ड होते हैं, वे लॉ के ही होते हैं। लेकिन आपसे ये जाना जाता है कि ये व्यक्ति तथ्यों से ज्यादा वो रीजनिंग करना जानता है या नहीं करना है, पॉलिटिक्स का सामान्य अध्ययन ये जानता है या नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि टैलेंट का बेहतर सर्च होगा और बेहतर लोग आकर के। संगीत जी, मैं वापस से चाहूंगी एक चीज क्लियर कीजिए, क्योंकि वो बात मैं अभी भी ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ और ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी। मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय, बस मेरे को दीजिए 30 सेकंड आती हूँ। संगीत जी, फर्ज कीजिए ह्यूमैनिटीज में कोई बच्चा इस वक्त है और वो अगर यूसीटी का टेस्ट देता है और उसके बाद वो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाह रहा है, फर्ज कीजिए वो कॉमर्स में जाना चाह रहा है या फिर वो साइंस लेना चाह रहा है, तो उसका आंकलन किस तरीके से होगा? और इसी को अगर हम वाइसा वर्सा करके देखें। नहीं, वो जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आप उसमें अपना स्ट्रीम आप अपना बताते हैं। जो कॉमन टेस्ट होगा उसका मतलब क्या, सारे विषयों के तो ये होंगे नहीं जी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं आप उसी स्ट्रीम में टेस्ट देंगे ना, उसी स्ट्रीम में आप टेस्ट देंगे। जी जी जी। प्रोफेसर वार्ष्णेय, देखिए, मैं इसलिए कह रहा था ये बात, प्रोफेसर रागी ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, रीजनिंग। वन मस्ट नो कि रीजनिंग को बच्चे में डेवलप किया जाता है।
रीजनिंग के लिए सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी मैटर करते हैं। वो बहुत बड़ा मैटर होता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये थ्रू आउट वर्ल्ड में अभी भी एग्जिस्टेंस में ये प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इंडिया में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में केरल को छोड़ के शिक्षा का स्तर अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंचा जिस स्तर पे हमें पहुंचाना चाहिए था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ईमानदारी से लागू नहीं किया गया पिछले 70 सालों में शिक्षा के लिए। शिक्षा का बजट भी बहुत कम है। दूसरी बात, जब बच्चा, जो आपने नवजोत बिल्कुल सही प्रश्न पूछा डॉक्टर नागी से, कि मान लीजिए बच्चा साइंस का आके कॉमर्स में जाना चाहता है, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है, आर्ट्स का बच्चा जो है अप्लाइड साइंसेज में जाना चाहता है, वो कैसे जाएगा? वो ये जानना चाहता हूँ उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी। अल्टीमेटली लौट के आएगा उसी पे। इसलिए मेरा ही मानना है कि इसको इस ढंग से करना चाहिए था कि 12वीं के मार्क्स को पूरा अबंडन नहीं करना चाहिए था। उसको इस तरह से करना चाहिए था कि टेस्ट कर उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन सा बिठाना चाहिए था। ये एक तरीके से बच्चों को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी गोद में फेंक देना होगा। बच्चों पे आर्थिक दबाव भी होगा, बच्चों पे मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाना होगा। बच्चा 9वीं क्लास से टेस्टिंग में पड़ जाएगा, वो 12वीं की इसको करेगा ही नहीं। और जहां तक इन्होंने कहा कि करके वॉमिट करने वाला, वो तो टेस्ट के लिए भी मगा पर वॉमिट करेगा, टेस्ट के लिए भी। और मैं ये नहीं मान सकता, जहां तक इन्होंने IIT या CA उसकी एग्जाम्पल दी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम अच्छी तरह से उसको पढ़े हुए हैं, उसका बहुत एनालिसिस किए हुए हैं, इन विषयों में भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे बहुत कम आ पाते हैं जिनके सेंट्रलाइज टेस्ट है। और जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे आ पाते हैं वो शहरों में जाके किरायों में लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पूना हो। चलिए, उसका आप देख लीजिए। प्रोफेसर वार्ष्णेय और संगीत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। जरा हम बच्चों की भी राय एक बार ले लेते हैं। श्रुतिका के साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद है। श्रुतिका, जरा उनसे समझिए, क्योंकि हमारे साथ दोनों प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी नवजोत, बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेसर्स ने अपना पक्ष रखा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने विचार ज़रूर रखना चाहते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इस कदम को देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स 12th में हैं उनको किस तरीके से बेनिफिट होगा इससे? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि नाम इन इटसेल्फ जो क्या बोल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जब वो चीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई हो रही है तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हर वो बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने से बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। और जो भी परीक्षाएं हैं वो सिर्फ एक कड़ी है कि आप किस तरीके से किसी माध्यम से और नॉलेज वाले इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनकी कॉमन नॉलेज को टेस्ट करके अगर हम एडमिशन दे रहे हैं तो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये बात यहाँ पर ये भी आती है कि बहुत बच्चे हैं कि वो सोचते हैं कि परसेंटेज आ गई अब, और उसके बाद में अब उनका आराम से DU में एडमिशन हो जाएगा, सपने देखते हैं, तो ऐसे में उनको थोड़ा परेशानी होगी। देखिए, परसेंटेज लाना किस बलबूते पे होता है, वो होता है पढ़ के। एंट्रेंस एग्जाम जो दिया जाएगा, जो जिसके लिए वो देंगे, वो होगा पढ़ के। तो जब पढ़ाई बच्चा 12th में कर ही रहा है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना कोई बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। वट एवर नॉलेज आई गेन, जो भी मैं नॉलेज अपने 12th में ले रही हूँ वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन से मैं जुड़ रही हूँ तो उसमें नॉलेज का एक प्लस पॉइंट है कि मैं वहां से और कुछ नई चीजें ही सीखूंगी। चलिए, तो एंट्रेंस में लौटती हूँ। संगीत जी और प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय दोनों हमारे साथ है। संगीत जी, एक सवाल, क्योंकि जिस बात का जिक्र प्रोफेसर वार्ष्णेय कर रहे हैं उसका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। दो बातें, वक्त की कमी है, दोनों बातों का जवाब जल्दी से दीजिएगा। पहला सवाल तो ये कि क्या बच्चों पर अब 12वीं के बोर्ड्स का प्रेशर कम होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या 9th से ही ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा कि आगे जाकर उनको CUCET टेस्ट देना है। तीसरी सबसे अहम बात, क्या इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा मिलेगा? संगीत जी। देखिए, मैं इसे ऐसा नहीं मानता। जब आप 9th का एग्जाम देते हैं तो 9th का एग्जाम देते हैं, 10th का देते हैं तो 10th का आप बोर्ड देंगे। क्या 12th के बोर्ड के लिए प्रेशर नहीं पड़ता है? क्या 12th के बोर्ड के लिए आपके कोचिंग सेंटर पर दबाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, होता है। वैसे ही जो है, जिसके लिए दबाव 12th के लिए था वही दबाव जो है वो इसके लिए होगा, कोई अलग से नहीं होगा। रादर इसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आपके नॉलेज को और आपके रीजनिंग को, आपके इंटेलेक्ट को इसमें आंकने का बेहतर उपाय है। हाँ।
दूसरी तरफ आप रट करके मगअप करके और एग्जामिनेशन में वोमिट आउट करके आप मार्क्स लेकर के आते हैं, उस बोर्ड से लेकर के आते हैं जहां 90% और 100% तक मार्क्स दिया जाता है, उसमें रियल टैलेंट का हम स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह व्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर है। और ये जो बड़ा दकियानूस विचार हो गया है कि कोचिंग सेंटर के पास चला जाएगा, अरे ग्रामीण परिवेश के लोग वही लोग हैं जो आकर के आईआईटी में, आप उनका जरा परसेंटेज देखिए आज के दिन में आईआईटी। पहले हम इक्का दुक्का देखते थे, किसी गांव से सुनते थे, अब गांव से आईएएस निकल रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं, आईआईटी निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं और गांव से निकल रहे हैं। तो वो सब सारी चीजें जो है वो 70 और 80 के दशकों के अंदर जो है इस प्रकार का रेटरिक काम करता था, आज के दिन में वो प्रासंगिक नहीं रह गया। चलिए प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा उन बच्चों के लिए भी जिनका सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, और ऐसे में जब हम जानते हैं कि 100% तक कट ऑफ जाती है, आपको यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि उन बच्चों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है? देखो नवजोत, मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को। इसका बेस्ट उपाय ये होता है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो बाकी केंद्रीय विद्यालय हैं उनको भी उस स्तर पे लाएं। जी, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। जैसे जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार ने 2 यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण खोली, 3, उनमें से 2 यूनिवर्सिटी ने एकदम बहुत अच्छा एकेडमिकली पिकअप पकड़ लिया, तो उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी पर थोड़ा दबाव कम हुआ। ये धीरे धीरे दबाव कम हो जाता है बशर्ते कि रीजनल डिस्पैरिटीज को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खोली है उनको खत्म करते। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अभी तक टीचर ही पूरे नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं है बाकियों में, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन का बजट घटा दिया बढ़ाने की बजाय। अपनी कमियों को छुपाने के लिए जनता पे लाद देंगे और ये कह देना कि साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ग्रामीण परिवेश, डॉक्टर रागी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, जरा पता कर लीजिएगा आईआईटी में या आईएएस में जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने कोचिंग कौन कौन से शहरों से ली, तो बड़ी कृपा होगी आपको। वक्त की कमी है संगीत जी, वक्त की कमी है। उम्मीद हम यही करते हैं कि बदलाव कहा जाता है कि अच्छे के लिए होता है, हम उम्मीद करें कि ये बदलाव बच्चों के भलाई के लिए और उनके लिए अच्छे के लिए। श्रुतिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। दिन बन जाता है गुड न्यूज